Hello and अस्सलाम वालेकुम। Myself is Rahila Maqsood, an ACCA mentor. आज हम चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एसेट एक्सपेंडिचर। एसेट एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसका ओल्ड नेम था एसेट एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको थोड़ा बहुत अकाउंट्स का नॉलेज हो या आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन अकाउंट्स में या कॉमर्स में हो तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जानते होंगे, ठीक है। लेकिन अब इन्हीं का नाम जो है रिप्लेस करके एसेट एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर रख दिया गया है। एसेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? एसेट एक्सपेंडिचर होता है जब भी आप कोई नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं या उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं अपने बिजनेस में, उस वक्त जो भी आप एक्सपेंस इनकर करते हैं, जो भी आप कॉस्ट बियर करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं वो एसेट एक्सपेंडिचर। जब भी नॉन करंट एसेट की परचेज होगी या उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा, उस वक्त जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम कहेंगे कि वो एसेट एक्सपेंडिचर है। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी में कुछ ऐसा पार्ट ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी मतलब कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। पहले वो जो प्लांट एंड मशीनरी था वो 5000 यूनिट्स जो था वो पर मंथ प्रोड्यूस करता था। इस पार्ट के ऐड होने से अब वो 8000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी, अब वो ज्यादा बेटर प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है आपने उस एसेट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दिया है। तो ये जो एक्सपेंडिचर आपने वो अपग्रेडिंग में यूज किया है उसे आप कहेंगे कि ये एसेट एक्सपेंडिचर है। अपग्रेड ऑफ मशीनरी जो भी होगी, अपग्रेड मशीनरी को हम बोलते हैं कि वो एसेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा, इसको अभी ट्रीटमेंट को होल्ड करते हैं हम। उसके अलावा या उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो अदर एक्सपेंडिचर या ओल्ड नेम था इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है? जब भी कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है टू रिपेयर द मशीनरी, जब भी नॉन करंट एसेट को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन उसकी जिससे प्रोडक्टिविटी इनहेंस ना हो, मेंटेन रहे, कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो उसे हम अदर एक्सपेंडिचर कहते हैं। अदर एक्सपेंडिचर में परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, रॉ मटेरियल बाय करना, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे आपके, वो सारे एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ट्रिकी पार्ट होता है जब आपको डिस्टिंग्विश करना होता है कि ये एसेट एक्सपेंडिचर है कि अदर एक्सपेंडिचर है, वो ये होता है कि कोई नॉन करंट एसेट आपको दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड एक एक्सपेंस बता दिया जाएगा। आपने डिस्टिंग्विश करना होता है कि वो एसेट एक्सपेंडिचर है या अदर एक्सपेंडिचर है। कैसे करेंगे? अगर उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो रही है तो वो एसेट एक्सपेंडिचर है, अदरवाइज वो अदर एक्सपेंडिचर है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आप करते हैं जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंहांस नहीं होती, जैसे ईयरली मेंटेनेंस होती है, ईयरली मशीनरी का चेकअप होता है, उसका ऑयल चेंज किया जाता है, ये सारी चीजें हर साल प्लान होती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो रिपेयर है। रिपेयर ऑफ मशीनरी जो है अदर एक्सपेंडिचर है, अपग्रेडिंग ऑफ मशीनरी जो है वो एसेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब हम इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जो एसेट एक्सपेंडिचर होगा उसकी वजह से मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, मशीनरी इनहेंस हो जाएगी और इसे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। लाइक आपकी मशीनरी 5 लाख की थी, $5 लाख की थी। आपने एक जो एक्सपेंडिचर इनकर किया 50,000 का, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो वो आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उस 5 लाख की कॉस्ट में उसको 50,000 ऐड कर देंगे। अपग्रेडिंग को हमेशा कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5,50,000 हो जाएगी। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी लेटर ऑन, जो हम आगे देखेंगे। अदर एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं करेंगे। एसेट एक्सपेंडिचर हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, अदर एक्सपेंडिचर हमेशा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट में ऐड होता है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस के साथ, जैसे पोस्टेज स्टैम्प कॉस्ट हो गई या रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, इसकी वजह से एक एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। इसकी वजह से एक एसेट बढ़ता है, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है हम क्या करते हैं? डेबिट।
एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तब भी हम डेबिट करते हैं, दोनों डेबिट हो रहे हैं लेकिन रीजंस सेपरेट है, रीजंस भी सेपरेट है और डेबिट होकर इनका इम्पैक्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा वो भी सेपरेट है। एसेट एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, अदर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट में डिडक्ट होता है। ओके जी, नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। जी अभी हम देखने लगे हैं अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। ओके सबसे पहले आता है हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। 5 बुक्स हैं जिसमें आप इनपुट लेते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का। कौन सी होती है? सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड ट्रांसफर जर्नल। सो 7 बुक्स है। सेल्स डे बुक्स में सारी की सारी क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी आपके कस्टमर से क्रेडिट सेल्स होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें नेम आ जाता है, डिटेल आ जाती है, डेट ऑफ ट्रांसैक्शन आ जाता है, कस्टमर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। सेल्स रिटर्न डे बुक में अगर कोई सेल्स रिटर्न हो रही है, अगर आप अपने कस्टमर आपको सेल्स रिटर्न कर रहा है तो वो डाटा इसमें जाएगा। परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेजेस को मेंशन किया जाएगा, जिसमें सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स को, परचेज डे बुक में आएगा क्रेडिट परचेज, जिसमें नेम, डिटेल्स, पर्टिकुलर्स, डेट और आपके सप्लाई की इंफॉर्मेशन होगी। परचेज डे बुक में अगर आप अपने सप्लायर को कोई परचेजेस रिटर्न कर देते हैं, आपको कोई क्वालिटी आपकी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं मिली, डैमेज प्रोडक्ट मिला है, लेट डिलीवरी हुई है, कोई भी रीजन हुआ है, आप परचेजेस को रिटर्न कर देंगे, वो परचेज डे बुक में, परचेज रिटर्न डे बुक में वो चीज मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है कैश बुक। कैश बुक में सारी की सारी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स जो है मेंशन की जाती है। कैश रिसीट्स में कैश सेल्स भी आ जाती है, कैश पेमेंट्स में कैश परचेजेस भी आ जाती है। ठीक है, कैश रिसीट्स और कैश सेल्स कहाँ पे जाएंगी? कैश बुक में। क्रेडिट परचेजेस कहाँ जाएंगी? परचेज डे बुक में। क्रेडिट सेल्स जाएंगी सेल्स डे बुक में। पैटी कैश बुक में, पैटी कैश बुक में पैटी रिसीट्स एंड पेमेंट्स जाएंगी, जो स्मॉल जो एक्सपेंसेस होते हैं पैटी कैशियर के पास जो इनकर करता है, उससे रिलेटेड जितना भी जो इंफॉर्मेशन होगी वो आप इसमें मेंशन करेंगे। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा बहुत स्टडी भी किया था और इस पे आगे चल के एक कंप्लीट चैप्टर भी है पैटी कैश बुक के। देन है ट्रांसफर जर्नल। ट्रांसफर जर्नल होता है जब भी कोई एडजस्टमेंट आपको अपनी बुक्स में करनी होती है, कोई ट्रांसैक्शन आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई ट्रांसैक्शन आपने गलत कर दी, एरर्स करेक्शन करने के लिए आपने ट्रांसैक्शन 79 से करनी थी, आपने 97 की कर दी, तो जो करेक्शन होगी वो होगी ट्रांसफर जर्नल में। ठीक है, वो आप सीधा जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप करेक्शन नहीं करते, उसके लिए ट्रांसफर जर्नल बनाया जाता है, उसमें सारे के सारे एरर्स को करेक्ट किया जाता है। ह्यूमन एरर्स भी तो पॉसिबल होते हैं ना, आपने कुछ भी ट्रांसैक्शन एंटर करते हुए एरर कर दिए, इस पे भी कंप्लीट चैप्टर स्टडी करेंगे। तो वो जो एरर्स है वो आप जो है ट्रांसफर जर्नल में डालेंगे। ठीक है, प्राइम एंट्री या डे बुक्स के बाद डाटा कहाँ जाता है आपका? अकाउंटिंग में जाता है नॉमिनल लेजर या टी अकाउंट। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में टी अकाउंट्स बनाना सीखे थे, जिसकी एक साइड डेबिट होती है एक साइड क्रेडिट होती है, आप यहाँ पे अपनी ट्रांसैक्शन ऐड करते हैं। फिर हमने देखा था अगर यहाँ पे ये वाली साइड हैवियर है डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे आप जो है बैलेंस निकाल लेंगे और इस तरह आप अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। इस साइड पे भी बैलेंस आ जाता है, समटाइम इस साइड पे आता है। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा टी अकाउंट था। डे बुक्स बनाती है और फिर आप टी अकाउंट्स बनाते हैं। टी बुक से डाटा सीधा टी अकाउंट्स में जाता है। टी अकाउंट्स के बाद डाटा कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस पे। इसमें भी कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, टी अकाउंट में सबका बैलेंसेस को इकट्ठा किया जाता है, वो ट्रायल बैलेंस में डाल दिया जाता है और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये भी हम इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लोज जो है FA1 का पार्ट नहीं है।
हम इंशाल्लाह इसको जो होगा हमारा FA2 उसमें देख लेंगे। बट स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, बल्कि ये भी बहुत लो लेवल पे आप स्टडी कर रहे होंगे ना। तो ये जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पे डाटा आ जाता है। सही, ये था आपका अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है ये जस्ट आपको पता होना चाहिए पेपर पर्सपेक्टिव से। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पता होना चाहिए, जिसे हम एसेट और अदर एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर कोई आपके पास आइटम आ जाए तो आप उसमें डिस्टिंग्विश कर सकें कि इसमें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या एसेट एक्सपेंडिचर है या अदर एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। क्या होती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग? होती है पहले, थोड़ा टाइम पहले ही कह लें, बुक्स जो थी वो मैनुअली मेंटेन की जाती थी। अकाउंटिंग बुक्स पेपर के ऊपर जो थी, सारे टी अकाउंट्स बनाए जाते थे, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता था। लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड एरा है, तो सारा का सारा काम कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। काफी सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जाती है। उसमें डाटा डाला जाता है, आप सीधा का सीधा डाटा डालते हैं डे बुक्स में, फाइनेंशियल पोजीशंस तक वो डाटा आपके पास नजर आ जाता है, उसका इम्पैक्ट विद इन सेकेंड्स। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को आप पासवर्ड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप असेस को सिक्योर कर सकते हैं, हर बंदा जो है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है नहीं देख सकता, सिर्फ लिमिटेड असेस होगी। इसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये हम देख सकते हैं। पेपर में आपसे कुछ पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, क्या ये चीज एडवांटेज है क्या, या तीन ऑप्शंस दी होंगी और आपसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शंस दी जाएगी, इनमें से कौन सी चीज जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की एडवांटेज नहीं है। तो तीन एडवांटेज पे बात हो रहा होगा, एक जो होगा उसका डिसएडवांटेज होगा, तो डिसएडवांटेज को आपने क्लिक कर देना। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एडवांटेज ये है, प्रोस है, स्पीड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसैक्शन, स्पीड हाई होती है। जब आप पे ऊपर राइट करते हैं स्पीड कम होती है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में स्पीड हाई होती है, कंप्यूटर जल्दी से जल्दी डाटा को प्रोसेस कर देता है। मोर डाटा कैन बी स्टोर्ड। पेपर पे आपको डाटा स्टोर करना जो होता है डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है। जबकि एक हार्ड डिस्क में कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डाटा आसानी से सेव हो जाता है, स्पेस बहुत कम लेता है डाटा सिक्योर होने के लिए। एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ह्यूमन एरर होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है वही करता है जो उसको फीड किया जाता है, तो एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं, ह्यूमन एरर नहीं होता। कॉन्स क्या है इसके, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कभी किसी डाटा को प्रोसेस करके उसका आंसर निकालना हो तो वो काम नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो उसमें फीड किया गया हो। कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होते, वो ऐसे काम नहीं कर सकते जो उनमें प्रोग्राम नहीं हो। तो इंटेलिजेंस की कह लें कि कमी है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटअप, आपको सेटअप बनाने के लिए कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ती है पूरी। आपने लैन कंप्यूटराइज नेटवर्क आप बना रहे हैं, लैन है, वैन है, डिफरेंट तरह के होते हैं, तो वो आपको पहले सारा सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। इनफ्लेक्सिबल होता है, न्यू एडजस्टमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए फिर भी आपको ह्यूमन चाहिए होगा एडजस्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए। किसी पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट होगी जो पर्सन कंप्यूटराइज सिस्टम में इंटरवीन करे और उसके अकॉर्डिंगली उसमें एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करे। एडजस्टमेंट्स को हैंडल नहीं कर सकता कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ वही कर सकता है जो उसमें प्रोग्राम किया गया है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ उन्होंने ड्रॉबैक्स इसके बताए हैं। वल्नरेबिलिटी, मोर डिपेंडेंस होना सिंगल कंप्यूटर। आप जो है एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि सारा का सारा काम अब एक कंप्यूटर कर रहा है, पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब एक बंदा ही वो काम कर रहा है। तो आपकी डिपेंडेंस जो होगी वो कंप्यूटर पे एनहेंस हो जाएगी, ठीक है।
अब आपको सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे रिलाई करना होगा। कोडिंग क्या होती है, जब आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो आप पूरा पूरा मेंशन नहीं करते, एसेट्स, नॉन करंट एसेट, मशीनरी, अकाउंट, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप कोडिंग कर देते हैं। आप हर एक आइटम को एक कोड अलॉट कर देते हैं और वो कोड आप टाइप करेंगे तो उस अकाउंट में एंट्री पास हो जाएगी, उसको डेबिट भी हो जाएगा, क्रेडिट भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, एसेट को हम दे देते हैं कैपिटल ए का कोड, नॉन करंट एसेट को हम जो है स्मॉल लेटर में ए का कोड देते हैं, मशीनरी को हम नंबर 1 का कोड देते हैं। इन अच्छा, अब आपने एसेट में जाके मशीनरी 1 को डेबिट करना है, एक आपने एसेट एक्सपेंडिचर कर दिया, अपग्रेड की है, जिसकी वजह से मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए 1 डेबिट। अब इसको डेबिट करेंगे तो क्या होगा कि वो पी अकाउंट से लेकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तक इसकी ट्रांसैक्शन फ्लो करेगी और सब डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बन जाएगा विद इन अ सेकेंड। इसी तरह से लाइबिलिटीज को आपने बी दे दिया, नाम कोड कर दिया। नॉन करंट लाइबिलिटीज को आपने स्मॉल लेटर में बी जो है कोड कर दिया। बैंक लोन को आपने 1 कह दिया, तो बी कैपिटल बी स्मॉल बी 1 जो है ये बैंक लोन का आपका कोड बन गया। अगर आपने नया बैंक लोन लिया है तो वो बी 1 जो है क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने बैंक लोन को रीपे किया है तो बी 1 जो है इसको डेबिट कर देंगे, रीपेमेंट होगी ना, रीपेमेंट के लिए आप उसको बैंक लोन को डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से कोडिंग होती है। दैट्स ऑल, चैप्टर आपका वाइंड अप हो गया है। एक बार जो है आप इस पूरे चैप्टर को जस्ट बर्ड आई व्यू लेके गो थ्रू करें और अच्छे से इसके 1 से 2 बार जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन और उसके साथ जो है डबल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें, और ये जो है पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।